नमस्कार। तथ्यों और तर्कों के आधार पर इतिहास को जानने समझने के सिलसिले सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हिंदुत्व के इतिहास पर जब कभी भी बात होती है तो सावरकर, हेडगेवार और गोलवलकर के विचारों को प्रमुखता दी जाती है, मगर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बीएस मुंजे को या तो भुला दिया जाता है या फिर उनका हल्का सा जिक्र करके छोड़ दिया जाता है। मगर मुंजे ही वो व्यक्ति थे जो इटली के तानाशाह मुसोलिनी से मिले और फांसीवाद का विचार लेकर लौटे थे। उसी विचार को उन्होंने आरएसएस और हिंदू महासभा को फांसीवादी संगठनों के रूप में ढाला था। उसके आधार पर उन्होंने ही हिंदुत्व को हथियार बंद करने की न केवल वकालत की थी, बल्कि उसके बड़े स्तर पर प्रयास भी किए थे। वे हिटलर से भी प्रभावित थे और मुसोलिनी से भी प्रभावित थे, और उन्होंने नाजीवादी जर्मनी की तरह हिंदुओं को ढालने के लिए अभियान भी चलाया था। मुंजे संघ के संस्थापक बालीराम हेडगेवार के भी एक तरह से गुरु थे। माना जाता है कि संघ के स्वयंसेवकों का गणवेश भी उन्होंने इटली के फासिस्ट संगठनों की नकल करके तैयार करवाया था। स्वयंसेवकों का डंडा रखना और सैन्य अभ्यास करना भी उनका ही आइडिया माना जाता है। हमारे साथ जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी हैं। तो आइए उनसे बीएस मुंजे के व्यक्तित्व और उन्होंने जो कुछ योगदान दिया है हिंदुत्व को फलने फूलने में, उसके प्रचार में, उस पर बातचीत करते हैं। प्रोफेसर पुनियानी, प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद मुकेश जी जी। मेरा पहला सवाल यही है कि बीएस मुंजे को अगर हिंदुत्व के इतिहास को पढ़ना समझना हो तो आप उनको कहाँ रखते हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो डॉक्टर मुंजे हैं, बालकृष्ण शिवराम मुंजे, ये मैं पहले एक थोड़ा निजी बात बता दूं। मेरा लालन पोषण और जो ये हुआ वो नागपुर में हुआ, और नागपुर में एक बड़े चौरस्ते पर मुंजे जी की एक प्रतिमा है, और प्रतिमा के नीचे एक वाक्य लिखा हुआ है, जिसकी फौज उसका राज। तो ये तो एक निजी बात है जो हम लोग आते जाते वहां से देखते थे। अब जहां तक इनके राजनीतिक जीवन का सवाल है, ये ट्रेंड लाइसेंशिएट मेडिकल प्रैक्टिशनर थे। थोड़े साल इन्होंने नागपुर में प्रैक्टिस की, बाद में उन्होंने प्रैक्टिस छोड़कर राजनीति में सक्रिय हो गए, और इनको मुसलमानों से काफी घृणा थी, और जो हिंदूवादी विचारक थे, उनके बीच में ये लोकमान्य तिलक के अनुयायी थे। शुरू में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, और जैसे आपको पता है उस समय कांग्रेस के अंदर रह के भी लोग हिंदू महासभा और कई बार मुस्लिम लीग का भी काम करते थे। तो ये उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, और 1921 के बाद ये कांग्रेस से काफी नाराज हो गए। और कांग्रेस से नाराजगी के दो कारण थे। एक तो कांग्रेस का नेतृत्व अभी गैर ब्राह्मण महात्मा गांधी के हाथ में आया। दूसरा, महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे। और तीसरा, जो मलाबार में हुआ आंदोलन, उसके भी काफी खिलाफत का जो आंदोलन में महात्मा गांधी मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन में लाने की कोशिश कर रहे थे, ये उसके भी खिलाफ थे। तो जी, इन्होंने कांग्रेस यानी कि यहाँ एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि मुंजे भी ब्राह्मण थे। बिल्कुल हेडगेवार ब्राह्मण थे, सावरकर ब्राह्मण थे, मुंजे भी ब्राह्मण थे। तो ये ब्राह्मणों का हिंदुत्व से और मुस्लिम विरोध से पुराना नाता रहा है। जी हाँ, ये वैसे एक और मजेदार बात आपको ऐड कर दूं कि जो आरएसएस के 5 संस्थापक थे, उसमें बाबा राव सावरकर को छोड़कर चारों दूसरे जो थे वो चित्त पावन ब्राह्मण थे। एक तो चित्त पावन ब्राह्मण, और उनमें 4 डॉक्टर थे, चारों ये डॉक्टर थे। ये जैसे ये इसका कोई संबंध मुझे आज तक समझा नहीं, पर ये चारों डॉक्टर थे। खैर एनीवे, तो मुझे वैसे जैसे आपने बताया कि बलीराम हेडगेवार के बहुत करीबी मित्र भी थे, और उनके मेंटोर टाइप, उनके गुरु टाइप थे। अब ये 1926 से हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने, और हिंदू महासभा ने इन्हें चुना 1931 की गोलमेज परिषद में भाग लेने के लिए। गोलमेज परिषद के भाग लेने के लिए लंदन गए, और लंदन में आते समय इन्होंने योजना बनाई थी यूरोप में ट्रैवल करने की, खास तौर से इटली जाने की। अब इनके दिमाग में क्या, जैसे आपने कहा ब्राह्मण,
अब इन्होंने ये जो पूरी इनके दिमाग में चल रही थी, वो बात बाद में भी आएगी, क्योंकि इन्होंने इनका जो मुख्य काम था पहले वो भोसला मिलिट्री स्कूल था, पर वो तो खैर बाद में हम आएंगे। पर ये यहाँ बताने जाना चाहता हूँ कि उनके विचारों में दो चीजें थी। एक तो जैसे फ्रेंच लोग रहते हैं वो फ्रांस है, ब्रिटिश लोग इंग्लिश लोग रहते हैं वो इंग्लैंड है, वैसे हिंदू लोग जो रहते हैं जहाँ वो हिंदुस्तान है एक। और दूसरा, उन्होंने जो जीवन में उनकी सबसे बड़ी बात थी कि जो ब्राह्मणों का वर्चस्व कम हो रहा था, क्योंकि ये भोसले राजा के समर्थक थे, उनके राज से जुड़े हुए थे, और उनका राज पाट जाने के बाद ये लोग काफी दुखी थे और ये कल्पना करते थे कि भोसले की जो पेशवाशाही, भोसले का राज ये वापस आ जाए, और तो हमारा प्रभुत्व भी बढ़ जाएगा। ये एक उनके बैकग्राउंड में दिमाग में थी। और तीसरा, ये इनका यूरोप जाने का प्लान था। अब ये गोलमेज परिषद से आते समय इन्होंने यूरोप के कुछ देशों का दौरा किया, और अंतिम जो दौरा जो था वो था इटली में। अब इटली में उन्होंने कुछ स्कूल्स देखे, पर ज्यादातर उनका फोकस जो था वो मिलिट्री स्कूल्स देखने का। और मिलिट्री स्कूल्स में भी एक फाशिस्ट एकेडमी ऑफ मेडिकल एजुकेशन, फाशिस्ट एकेडमी ऑफ मेडिकल एजुकेशन में इन्होंने बच्चों की कवायद देखी। और उसमें एक ही फर्क है कि वो फाशिस्ट इंस्टीट्यूट जो था उसमें लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, जो यहाँ बात अलग आती है। तो ये उससे काफी प्रभावित हुए। और बेलीला नाम की वो संस्थाएं थी, वो भी एक प्रकार से मिलिट्री एजुकेशन के साथ जुड़ी हुई थी। तो इसके बीच में ऐसा कहा जाता है स्रोतों के द्वारा कि इनकी जो मीटिंग है मुसोलिनी से, वो अरेंज करने में ब्रिटिश ने मदद की। अब ये एक मजेदार बात है, एक चौथा एंगल इसमें जुड़ गया कि ब्रिटिश बिल्कुल। को क्या इंटरेस्ट कि मुंजे जैसे लोग, इधर से वो जेल से सावरकर को छोड़ते हैं 1923 में, इधर से मुंजे को जो उनका लक्ष्य रहता है मुसोलिनी का मिलने का, वो मीटिंग आसान तो नहीं होती, कोई भी जाके मिल नहीं सकता, तो उन्होंने वो मीटिंग को भी फैसिलिटेट कराया। अच्छा, अब ये इन्होंने जो पूरा इटली में देखा, तो ये इटली के इस मिलिट्री ट्रेनिंग से और उनके जो इंडोक्ट्रिनेशन बच्चों का होता था, केवल मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं थी, उसी के साथ उनका इंडोक्ट्रिनेशन भी था, और उससे ये बहुत प्रभावित हुए। तो जब ये मुसोलिनी से मिले, मुसोलिनी ने इनके बारे में सब जानकारी रखी थी, और वो अपने बड़े से हॉल, उनका जो ऑफिस था, उससे उठकर इनको रिसीव करने आए, और नजदीक बैठकर करीब उन्होंने आधा घंटा बात की। और उसमें डॉक्टर मुंजे से बातचीत में मुंजे ने बताया कि मैं आपकी मिलिट्री ट्रेनिंग से बहुत प्रभावित हूँ, और मैं इसी प्रकार का कुछ काम भारत में करना चाहूँगा। और ये उनकी मीटिंग के बाद खैर वो यहाँ भारत में आए। तो उसके बाद वो हिंदू महासभा के तो अध्यक्ष थे ही। इसी बीच 1925 में आरएसएस बन गया था, तो आरएसएस के भी ये काफी करीब थे, हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, यानी 1937 तक, जब तक सावरकर नहीं आए। और तो इन्होंने ये जो आपने पहले बताया कि आरएसएस जब अपना विकास कर रहा था, तो आरएसएस अपने विकास में दो चीजों का ख्याल रख रहा था, खासतौर से मुंजे जिस प्रकार से रखते हैं। एक तो हमारे ऊपर ब्रिटिशों की बंदूकों का दमन है, और दूसरा, हमारे अंदर जो मुसलमान हैं वो विश्वास योग्य नहीं है। तो ये इन्होंने दो चीजें बताई, पर उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ क्या करना चाहिए उसके बारे में इसके बाद चुप रहते हैं। तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो मुसलमानों के खिलाफ एक प्रकार से लोगों को तैयार करना है, ट्रेनिंग देना है। और इसीलिए उन्होंने लाठी का जो रास्ता चुना, क्योंकि जैसे क्रांतिकारियों ने, भगत सिंह हो या इधर सावरकर अपनी जिंदगी के पहले भाग में थे, तो उनके हथियार कुछ अलग थे, इन्होंने लाठी का वो सुना। और एक यहाँ मजेदार किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि उनको मुसलमानों से कितनी नफरत थी। एक बार डॉक्टर मुंजे दिल्ली में बिरला हाउस में रुके हुए थे, और उनके कोई दूसरे व्यक्ति थे जो दूसरे गेस्ट हाउस में रुके थे, उन्होंने इनको निवेदन किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो वो इनको मिलने आए इनके बिरला हाउस में। तो बिरला हाउस में सुबह 7:30 बजे का टाइम था। तो 7:30 बजे जब गए, तो रूम का जो उनको अटेंड कर रहा था, उसने कहा कि भाई डॉक्टर साहब तो अभी सोए हैं, आपको रुकना पड़ेगा या बाद में आना पड़ेगा।
तो उस विजिटर शायद इनके नजदीक था। तो उसने कहा क्या, उन्होंने तो मुझे 7:30 बजे का टाइम दिया है, 7:30 तो बज गए। तो उन्होंने पैर से धक्का दे के दरवाजा खोला। तो मुंजे साहब बिस्तर से निकले हाथ में बंदूक लेकर। वो हक सक पका गए थे, हाथ में बंदूक लेकर निकले। उनके विजिटर ने कहा भाई आपको बंदूक निकालने की क्या जरूरत थी, आपने तो मुझे टाइम दिया हुआ था। बोले देखो भाई, इस देश में मुसलमानों का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए मैं हथियार को साथ में लेके सोता हूँ। खैर ये उनकी एक मानसिकता जो बनी। तो फिर इसके बाद उन्होंने जो संस्था बनाई, और वो संस्था में के आधार पे उन्होंने पहली बात जो की, एक तो आरएसएस को इस प्रकार की मदद, और इसका बहुत बेहतरीन वर्णन मार्जिया कैसोलोरी की थीसिस में मिलता है। उन्होंने बताया कि भारतीय फाशीवाद का, भारतीय हिंदुत्ववादी संगठनों का यूरोपीय कनेक्शन, उसमें इसको कोट करती है। और मुंजे साहब की जो डायरी है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के, जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम के लाइब्रेरी में है। अभी तो खैर लाइब्रेरी में बदलाव आ गया, तो पता नहीं ये पुराना रेफरेंस होगा। तो उसके 15 पेजेस में वो बड़ी तारीफ से ये चीजों को लिखते हैं, मुस्लिम विरोध, आर्मी ट्रेनिंग, और लोगों को इंडोक्ट्रिनेशन, कि भाई हमको अपने हिंदू राष्ट्र को कैसे मजबूत करना है, उसके लिए लोगों की ट्रेनिंग। ये 3 चीजों के बारे में उनकी डायरी में विस्तार में मिलता है। और तीसरी तरफ से देखिए तो इनके ऊपर जो ब्रिटिश का किसी प्रकार से बंधन नहीं था। वैसे आप इस प्रकार के काम करें, तो उन्होंने जब अपने स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए नासिक में जगह मांगी, तो गवर्नर ने थोड़ी बहुत चर्चा करके उनको दे दिया। उन्होंने कहा हमारा उद्देश्य कोई सरकार से लड़ना तो है नहीं। तो उनको वो जगह भी मिल गई। और उस समय जो राजा राजा थे, खासकर राजा राजा और बड़े व्यापारियों ने इनको आर्थिक रूप से बहुत मदद की। अब कल्पना कीजिए, एक मिलिट्री स्कूल है, उसको चलाने में कितना खर्चा आता होगा। शुरू में ये तो डे स्कूल टाइप था, बाद में इसको रेसिडेंशियल स्कूल बना दिया गया, तो खर्चा तो बहुत लगता था। पर इनको खर्चे का प्रॉब्लम नहीं आया। ये जो इनके समर्थक थे, यानी कुछ हिंदू राजाओं की रियासतें, और इनका रोल बाद में भी रहा है, आरएसएस को मदद करने में भी रहा। ये एक मुद्दा हम लोग जनरली इसमें चर्चा में नहीं लाते, पर बड़े व्यापारियों का और उससे ज्यादा राजाओं की इनको खूब मदद मिली। उसके आधार पे इन्होंने हौसला मिलिट्री स्कूल की स्थापना की। अब हुआ क्या, आगे ये मिलिट्री स्कूल चलता रहा, और इन्होंने गवर्नमेंट को ये भी प्रॉमिस किया कि मिलिट्री स्कूल जो है आपकी सेना के लिए फीडर का काम करेगा। फीडर यानी यहाँ से जो निकलेंगे वो आपकी आर्मी में आके वफादारी से आपके लिए काम करेंगे। अब इसका भी एक इतिहास है। ये 1940 तक तो अच्छा चला, 1948 तक अच्छा चला। अब 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, तो उसके बाद थोड़ा सा सहमा हुआ वातावरण हर जगह आ गया, क्योंकि लोगों ने ब्राह्मणों को यहाँ टारगेट करना शुरू किया, खासतौर से महाराष्ट्र में, विदर्भ में। तो उसके चलते ये थोड़े सहम गए। और बाई चांस महात्मा गांधी की हत्या के 4 महीने बाद इनकी मृत्यु हो गई। 1940 की मैं एक बात बता रहा था, इनका और गोवलवलकर का संबंध अच्छा नहीं था। अब आरएसएस की स्थापना में इन्होंने मदद कर दी थी, मिलिट्री ट्रेनिंग में मदद कर दी थी, पर गोलवलकर और इनका संबंध अच्छा नहीं था। गोलवलकर इनके रास्ते से प्रभावित नहीं थे, तो आरएसएस ने इस प्रति काफी कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर मुंजे साहब चले गए, और उनके जाने के बाद ये मिलिट्री स्कूल काफी कमजोर हो गया। फिर उस समय महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस को, गोलवलकर को एक और रियलाइजेशन हुआ कि हमारे पास और संगठनों की जरूरत है। उस समय उन्होंने फिर इसको रिवाइव किया, और फिर इसको रिवाइव किया तो पूरी तौर से ये आरएसएस नियंत्रित, आरएसएस की विचारधारा से, आरएसएस की ट्रेनिंग से नियंत्रित एक संगठन बन गया। और इसमें जैसे वो इनके फुट सोल्जर हैं, बजरंग दल और दूसरे लोग, वहाँ के मैदान में जाके फायदा उठा के वहाँ से ट्रेनिंग भी उनको मिलती है। और ये पूरी तौर से अभी इस प्रकार के 4-5 मिलिट्री स्कूल हैं जो आरएसएस चलाती है, उसी ढर्रे पे चलाती है कि हिंदू राष्ट्र है और हमारे दुश्मन कौन है, और उसके आधार पे मिलिट्री में इनको कई इनके रिक्रूट्स, मिलिट्री में भी उनको सफलतापूर्वक जगह मिल जाती है।
ये बताइए कि आपने दो चीज बताई, एक तो ये कि एक यूरोपियन कनेक्शन की बात की आपने कि इस मुंजे का एक यूरोपियन कनेक्शन था, और वो यूरोपियन कनेक्शन पूरे जो हिंदुत्व की विचारधारा और उससे जुड़े संगठन हैं उसमें उन्होंने इसको रोपा। मतलब जी यूरोप में जो विचारधारा चल रही थी, चाहे वो इटली में हो चाहे जर्मनी में, इन हिटलर और मुसोलिनी से वो बहुत प्रभावित थे, और उनके विचारों को लाकर उन्होंने इन दोनों तीनों जो भी संगठन थे उनमें डाला। और उन्होंने जो स्कूल बनाया मिलिट्री का, उसमें भी जाहिर है कि वही इंडोक्ट्रिनेशन की बात की कि जी ब्रेन वॉश करके इस विचार को डाला उनके अंदर। तो ये एक ये किस तरह से हुआ, इसको थोड़ा सा और मैं चाहूंगा विस्तार से बताएं। आरएसएस दावा करता है कि वही एक भारतीय विचार है, हिंदुत्व भारतीय विचार है, लेकिन ये भारतीय कैसे है जब उसमें यूरोप का फासीवाद और नाजीवाद मिला हुआ है। जी, देखिए ये हर एक चीज को भारत की गरिमा से जोड़ना चाहते हैं, और इन पर जो फाशीवाद का प्रभाव है वो आपको जगह जगह दिखेगा। खैर, हेडगेवार जो पहले सरसंघ चालक थे उन्होंने तो कुछ नहीं लिखा, पर बाद में हम जब गोलवलकर की चर्चा करेंगे तो उसमें गोलवलकर के बहुत सारे उद्धरण हैं जो यूरोपियन फाशीवाद का, खास तौर से जर्मनी का, उनका ज्यादा फोकस जर्मनी का है। और जर्मनी के बारे में वो बहुत गरिमापूर्ण तरीके से लिखते हैं कि एक आदर्श राज्य को कैसे बनाना चाहिए, ये हमको हिटलर के इसमें दिखता है। तो हिटलर, ये जो यूरोपियन बात करते हैं ना, तो उसमें गोलवलकर ने इसका पूरा पूरा उदाहरण भी दिए और उसके रोल मॉडल को लिए। और एक और बात बताता हूँ आपको कि एक जी मैंने चैटर्जी की एक बुक पढ़ी थी, पार्था चैटर्जी की बुक, इन द बेली ऑफ द बीस्ट। पार्था चैटर्जी के जो पिताजी थे वो आरएसएस के काफी बड़े प्रचारक थे। तो वो लिखते हैं कि आरएसएस का जो हेड ऑफिस है वहाँ हिटलर की बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। तो खैर, ये वो तो सिंबॉलिक होगा, पर विचारों में किस प्रकार से एक राष्ट्र को बनाना है, और वो जर्मनी में और इटली में इन लोगों ने जैसा फाशीवादियों ने किया, वही एक रास्ता है एक महान राष्ट्र को बनाने का। ये तो आरएसएस के आइडियोलॉग भी इस बात को मानते हाँ, हैं, मैं जबकि कहना ये चाहता था प्रोफेसर पुनियानी, मैं कहना ये चाहता था कि ये विचार लाया कौन, इन संगठनों में लाकर रोकने का काम करने वाले अगर कोई थे तो मुंजे। मुंजे थे। जी बाद में गोलवलकर ने भी अपनाया, और उनके जो दूसरे उत्तराधिकारी थे उन्होंने भी उसको उसी तरह से लिया। आज जी हालांकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी उससे खुद को अलग करने की कोशिश करती है। गोलवलकर जी की जो बंच ऑफ थॉट्स है उसमें से भी वो पन्ने हटाने की कोशिश की गई है, वो एक अलग किस्सा है। लेकिन मुंजे वो शख्सियत थे, चूंकि हम मुंजे पर बात कर रहे हैं, उनका जो योगदान है इस क्षेत्र में, उसको और थोड़ा सा मैं चाहता हूँ विस्तार से बताएं कि कैसे वो सारे विचार लेकर आए और कैसे उन्होंने उसको प्रचारित किया इन संगठनों में। देखिए, आरएसएस जब बना तो आरएसएस के शुरू में दो मुख्य चीजों का विकास हुआ। एक फिजिकल ट्रेनिंग का एक पूरा उनका विंग है, और उसके इंचार्ज एक बहुत बड़े प्रचारक रहते हैं। और दूसरा रहता है बौद्धिक, शाखा बौद्धिक की जो चीजें हैं उसमें भी, और मिलिट्री ट्रेनिंग में, दोनों में मुंजे का शुरुआती योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो, जैसे मैंने बताया, जैसे आपने भी बताया, कि हेडगेवार के गुरु के समान थे, हेडगेवार के नजदीकी थे। भले ही वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, पर उस समय हिंदू महासभा और आरएसएस के बीच में भी उस प्रकार की कोई मिट्टी के, ये ईंट की दीवार नहीं थी। वो एक दूसरे से ऐसा लगता था हम एक ही बात के लिए बने हैं, इधर से उधर मदद कर देते थे, इधर से उधर मदद कर देते थे। तो आरएसएस ने ये जो विकसित किया, शारीरिक बौद्धिक, शारीरिक, इसको शारीरिक बोलते हैं, और जो विचारों का आधार है उसको बौद्धिक बोलते हैं। तो बौद्धिक और शारीरिक दोनों में मुंजे का शुरुआती कंट्रीब्यूशन, योगदान सबसे ज्यादा है, जिसके आधार पे ये जो विचार थे इटली के, मुसोलिनी के, वो विचारों को उन्होंने उसी प्रकार से डायरेक्टली नहीं रखा, उस प्रकार का, जैसे हम कहेंगे भारतीयकरण करके, और उसमें फिर प्राचीन काल का गौरव, वो तो खैर। भारतीयकरण से ज्यादा सही शब्द मेरे ख्याल से हिंदूकरण होगा। ये मैं आपसे सहमत हूँ इसमें। आप हिंदूकरण, हिंदूकरण में भी मैं फिर और आगे कर दूं ब्राह्मणीकरण।
ब्राह्मणीकरण करना, जी। ब्राह्मणीकरण करके उसको अनुवादित करके यहाँ के शाखा बौद्धिक में उसका ब्राह्मणीकरण का रूप वो उन्होंने शुरू से तय किया। फिर अब बाद में तो इसमें खैर उसी आधार पे आरएसएस का ये शाखा का ट्रेनिंग चलता रहता है, जो मेरे ख्याल से जी। सबसे खतरनाक है। तो एक तो आपने कहा कि यूरोपियन विचारों को हिंदुत्ववादी संगठनों में इन्होंने रोपा, वो दिमाग को साफ किया, इंडोक्ट्रिनेशन जिसकी बात कर रहे हैं आप। ये जो अगर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद उस समय दिमाग में रहा भी होगा इन संगठनों के, तो उसको विस्थापित कर दिया यूरोपियन ये विचार फासीवाद और नासीवाद से। दूसरा, अगर ये कहें कि जो हिंदुत्व की विचारधारा थी उसको उसके मिलिटराइजेशन का काम मुंजे ने किया, तो ठीक होगा? बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि ये जो मिलिटराइजेशन के बारे में बाद में तो आरएसएस का ये मुख्य एजेंडा बन गया कि मिलिटराइज द हिंदूज एंड हिंदुआइज द मिलिट्री। ये दो चीजें उन्होंने कही कि जो मिलिट्री का हिंदूकरण करो और हिंदुओं का मिलिट्रीकरण करो। तो ये उनका एक केंद्रीय मोटो था कि जिसमें फौज के अंदर भी घुसो और पूरे हिंदू समाज को एक प्रकार से मिलिट्रीकरण करो। ये उन्होंने शुरुआत में ही इस बात को रखा, जो आगे आरएसएस की नीतियों का आधार बना। जी, और अगर इसको और थोड़ा एक्सटेंड करें तो हिंदुत्ववादी संगठनों में जो हिंसा का भाव पैदा हुआ, पहले तो नफरत के आधार पर ये बने, लेकिन हिंसा को संगठित हिंसा में तब्दील करने का विचार भी मुंजे का, मतलब संगठन तो बना ही दिए, अब वो संगठित हिंसा के लिए तैयारी हथियारों के साथ, क्या ये इसका ये इसके लिए भी जिम्मेदार मुंजे को माना जा सकता है? ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए जहाँ भी नफरत की बात आती है वहाँ हिंसा भड़काना बहुत आसान होता है। और उसमें जो आरएसएस के शुरू के इतिहास में मिलते हैं, उसमें हेडगेवार ये हिंसा को प्रवोक करने के लिए इनके कई रोल थे। जैसे मस्जिदों के सामने जाके म्यूजिक बजाना, वो खुद खुद संगीत बजाते थे मस्जिदों के सामने। और कोई भी छोटा बहाना मिला तो मुसलमानों पर वो आक्रमण करना। जैसे नागपुर के क्षेत्र से ही उनकी शुरुआत हुई, वहीं उन्होंने एक रोल मॉडल स्थापित किया। तो वहाँ ही एक छुटपुट घटनाओं में हेडगेवार का उल्लेख तो आता है, पर मुंजे के बारे में कुछ कहना मेरे लिए मुश्किल है। हाँ, नहीं, मुंजे का मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट नहीं है, लेकिन या जब आप मिलिटराइजेशन किसी सोसाइटी का करते हैं और उसके मूल में मुस्लिम जी विरोध है, एक जी फासिज्म है, एक सुप्रीमेसिस्ट थ्योरी है कि हम जी जैसे हिटलर की कि भाई आर्य नस्ल सबसे अच्छी है, उसी तरह का विचार उन्होंने उनमें रोपा। और उसको एक सांप्रदायवाद तो था ही, लेकिन उसमें हिंसा और जो हथियारों के प्रयोग की भावना जी पैदा करना, की तैयारी करना, उसके लिए उनको जिम्मेदार माना जा सकता है। बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि ये सामूहिक रूप से ये जो जैसे अपन ने कहा इनके आरएसएस के संस्थापक थे, वो सब मिलजुल कर इन चीजों का विकास करते थे। किसी ने इसकी जिम्मेदारी ली, किसी ने उसी की जिम्मेदारी ली, और उनकी शाखा बौद्धिकों से नफरत फैलना चालू हो गई। और उसके साथ हथियारों का भी, उनके हथियार भी वही थे जो सड़क पर हिंसा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल करने वाली कोई चीज उन्होंने की नहीं। तो इसमें दोनों को मिला जुला कर कह सकते हैं कि मुंजे का प्रभाव आरएसएस के फाउंडेशन में हर क्षेत्र में था, बौद्धिक में था, शारीरिक में था। और इस प्रकार जो हिंसा बाद में हुई उसके भी रूट में कहीं मुंजे का प्रभाव देखा जा सकता है। क्या हम ये कह सकते हैं कि आज जो हिंदुत्ववादी संगठन हैं उनकी मन स्थिति, जो मानसिकता है और जो वैचारिक आधार है, उसमें सावरकर के बाद या सावरकर के पहले मुंजे एक बड़ी शख्सियत रहे? बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। एक्चुअली सावरकर, मुंजे, हेडगेवार और गोलवलकर, ये चार हैं जिनके विचारों ने आरएसएस के जेनेसिस को, आरएसएस के विकास की जो दिशा है, इसमें सबसे ज्यादा योगदान देने वाले ये चारों हैं। क्योंकि आरएसएस भी एक बहुत विशाल संगठन है, उसके भी बहुत सारे भाग हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये एक तरफ से सावरकर की विचारधारा हिंदुत्व की, दूसरी तरफ से मुसलमानों से नफरत, फाशिज्म से आकर्षण, ये इनका था। मुंजे का, हेडगेवार का था हिंदू राष्ट्र की बात को मजबूत करना, और गोलवलकर हिंदू राष्ट्र की विचारधारा में अपना ऐड करते हैं।
किस प्रकार से हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये 4 चीज़ों के आधार पे ही आरएसएस की मुख्य बात कही जा सकती है। आपने शुरू में थोड़ा सा जिक्र किया था कि कांग्रेस में रहे फिर अलग हुए, उनमें जो सेकुलरिज्म की भावना थी, जो विचार था, उससे उनको नाइत्तेफाकी थी और गांधी से भी उनका इसीलिए विरोध था। ये गांधी के प्रति घृणा और जो आजादी का मूवमेंट था उससे दूरी, ये किन किन अवसरों पर दिखी या इनकी डायरी में ऐसा क्या मिला जो आजादी के आंदोलनों के खिलाफ था? इनकी डायरी में तो जो ज़्यादा उल्लेख है, वो इसकी मीटिंग का है, इनके साथ मुसोलिनी के साथ मीटिंग, उनकी जर्मनी की जो उनकी इटली की यात्रा, इनका ज़्यादा उल्लेख है। और थोड़ा उल्लेख है कि किस प्रकार से उन्होंने यहाँ के गवर्नर से मिले और यहाँ के राजाओं से उन्होंने मदद माँगी। बाकी चीज़ों का हवाला तो मुझे इन स्रोतों से पता नहीं चला। बाकी बाकी विचारधारा के बारे में कहना मुश्किल है। और आजादी के आंदोलन के प्रति उनकी जो दुर्भावना थी या विद्वेष था या विरोध था, वो कैसे झलका है आगे के पीरियड में? हिंदू महासभा तो ठीक है, हम बात करते ही रहे हैं कि वो आजादी के आंदोलन के खिलाफ थी, वो अंग्रेजों के साथ थी। तो क्या ये जो स्ट्रेटजी थी उसके सूत्रधार भी मुंजे ही थे? देखिए, ये तो क्लियर कट दिख रहा है कि इनमें से कोई भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं लड़ना हेडगेवार ने 2 बार अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन में भाग लिया और उसके कारण वो जेल भी गए। पर मुंजे 1926 से लेके 1937 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे और उन्होंने हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसी भी भारतीय आंदोलन में भाग लेने से बिल्कुल मना कर दिया और ज़्यादातर उनकी जो आलोचना रही, वो गांधी की रही। ब्रिटिश की आलोचना कभी नहीं रही। जो आलोचना के इनके 2 बिंदु थे। एक तो राष्ट्रीय आंदोलन में खासतौर से महात्मा गांधी और दूसरी तरफ से मुसलमान। क्रिश्चियन को तो अभी बाद में जोड़ा है। तो ये उनकी विचारधारा में मुख्य रूप से, क्योंकि बाद में उनके कोई लेखन की कोई और किताब मिलती नहीं है। वो डायरी भी जो है वो एक नेहरू म्यूजियम में है, तो उसके भी जो पन्नों का उल्लेख इधर-उधर से मिलता है सेकेंडरी सोर्सेज से, वही मैं आपको बता पाया। जी, और 37 से 48 के बीच जब उनकी मृत्यु हुई, तब वो किस तरह से सक्रिय थे? तब वो एक तो हिंदू महासभा के सदस्य थे, नंबर 1। नंबर 2, उनका उसका में मुख्य उद्देश्य था भोसला मिलिट्री स्कूल को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करना। क्योंकि भोसला मिलिट्री स्कूल चलाना भी काफ़ी बड़ी बात थी। शुरू में डे स्कूल था, फिर उसको रेसिडेंशियल बनाया। इसके लिए वो चंदा जमा करते रहते थे। उसकी ट्रेनिंग के लिए लोगों को सेलेक्ट करते रहते थे। खुद उनकी एक मज़ेदार बात है कि वो अपना ये वर्चस्व दिखाने के लिए मिलिट्री स्कूल में घोड़े पर बैठ के घूमते थे। यानी पैदल या साइकिल नहीं थी, उनके पास घोड़ा था। वो पुराने समय की जो यादें वगैरह उनकी थी, तो घोड़े पर बैठकर वो उसमें घूमते थे अंदर इसमें। यही इस उनका तरह की मुख्य भी चर्चा जी, इस तरह की भी चर्चा आती है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी उन्होंने घूम फिर कर प्रचार किया, संगठन को मजबूत करने के लिए हिंदू महासभा, यहाँ तक कि वो परोक्ष रूप से आरएसएस को भी सहयोग देते रहे। बिल्कुल सही है। जो देखिए, अब वो अध्यक्ष थे और इस चीज़ पर पूरी तौर से समर्पित थे और आरएसएस के फलने-फूलने में डॉक्टर मुंजे का भी काफ़ी योगदान रहा है। और देश भर में घूमना और मिलिट्री, जैसे इनका खास कर एक केंद्रीय उद्देश्य तो था मिलिट्री स्कूल को डेवलप करना। और बाय द वे जहाँ भी आरएसएस को मदद कर सकते हैं, आरएसएस को मजबूत कर सकते हैं, वो उन्होंने काम उसके साथ चलते-चलते किए। ये दोनों तीनों काम जो राजनीतिज्ञ के होते हैं, उस प्रकार उन्होंने भाग लिया होगा। और 42 के आंदोलन में तो हिंदू महासभा खिलाफ खड़ी ही थी सावरकर के नेतृत्व में। वो तो जी, अंग्रेजों के साथ खड़ी थी, आजाद हिंद फौज के खिलाफ खड़ी थी, सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ खड़ी थी। तो ये इनका भी वही रवैया रहा होगा, इन्होंने भी उसी तरह से विरोध किया होगा, उसी अंदाज में वो आजादी के आंदोलन का भी विरोध करते रहे होंगे। बिल्कुल। क्योंकि वो तो हिंदू महासभा के भाग थे ना। जी, सावरकर अध्यक्ष थे और ये भी होगा कार्यकारी मंडल या जो भी उसके हिंदू महासभा के काफी बड़े लीडर थे ये भी। तो जो जी। हिंदू महासभा ने किया, सावरकर ने कहा और लिखा। सावरकर का यही है कि उसने कहा और लिखा। इन्होंने कहा लिखा कुछ नहीं है, जो भी है वो प्रैक्टिकल रूप से
हिंदू महासभा के एक बड़े लीडरों में थे। अच्छा, कुछ ऐसा जिक्र मिलता है कि पार्टीशन के समय ये क्या कर रहे थे, इनकी क्या भूमिका थी, या महात्मा गांधी की जो हत्या हुई, जैसे उसमें सावरकर का इन्वॉल्वमेंट समझा गया, वैसे ही उस समय इनके बारे में भी कुछ राय बनी हो? नहीं, ऐसा उल्लेख तो नहीं मिलता। उनकी जो भी छोटी-मोटी जीवनियाँ हैं, एक तो इनकी जीवनी पे ज़्यादा काम हुआ नहीं है। कोई ऐसी अथॉरिटेटिव बायोग्राफी नहीं है इनके किसी क्रिटिक के द्वारा। तो सावरकर, वैसे भी मुझे लगता है कि गांधी हत्या में इनका योगदान नहीं था। ज़्यादा तो ये जो सावरकर, नाथूराम गोडसे था, वो सावरकर के ज़्यादा प्रभावित था। उनकी पूना ब्रांच में ही वो काम करता था। जबकि मुंजे उस समय कहाँ लोकेटेड थे, ये कहना मुश्किल है। ज़्यादातर तो मुझे लगता है कि वो नासिक में रहे होंगे और नासिक से रहकर वो दूसरे काम करते होंगे। जी, तो कुल मिलाकर क्या हम ये कह सकते हैं कि हिंदुत्ववादी संगठनों के फलने-फूलने में, उनके मिलिटराइजेशन में और उनके फासीवादीकरण में मुंजे एक शीर्ष के व्यक्तित्व थे? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और उन पर इतना ज़्यादा कुछ लिखा नहीं गया, उनके ऊपर इतना ज़्यादा है नहीं, पर वो एक शीर्ष व्यक्ति निश्चित रूप से थे। और एक ही आखिर में ऐड कर देता हूँ कि मुंजे के बारे में भी जो ज़्यादा बात सामने आई, वो मार्जिया कैसोलोरी का जब लेख आया ईपीडब्ल्यू में, करीब 10-12 साल पहले, उसके बाद से लोग इनको ज़्यादा जानने लग गए। जबकि संघ परिवार के अंदर तो लोग जानते होंगे, हिंदुत्व राजनीति वाले तो इनको जानते होंगे, पर दूसरे लोगों का ख्याल डॉक्टर मुंजे पर खास तौर से उस लेख के बाद में गया, क्योंकि वो लेख एक बहुत महत्वपूर्ण लेख था, बहुत सब्सटेंशियल था और उसके आधार पे बात की गया है। पर उनकी कोई बायोग्राफी होगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। हाँ, लेकिन ये बड़ा थोड़ा आश्चर्यजनक है कि इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व रहा और ना हेडगेवार की तरफ से, ना सावरकर की तरफ से, ना गोलवलकर की तरफ से, इन सब के साथ उनके संबंधों, पत्र व्यवहार और आपस में जो संवाद था, या जो जिस तरह का मार्गदर्शन दिया, जिस तरह की वैचारिकता उन्होंने आगे रोपी, उसके बारे में बहुत कुछ नहीं मिलता। ये हैरतनाक है। कम से कम हिंदुत्ववादियों को तो उन पर काम करना ही चाहिए था, अपने जो प्रेरणा पुरुष हैं दूसरे उनकी तरह। और उनको भी काम करना चाहिए था जो समझना चाहते हैं इस पूरी फिनोमेना को, जिसने पूरे आज के समाज में भी जहर घोल रखा है। सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी, बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।